नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में डीसी जनरेटर, उसकी संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य सिद्धांत एवं उसके प्रकार के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का विषय जो आपको बताया जाएगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र की संरचना। दूसरा, पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र के भाग के बारे में बताया जाएगा। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र के सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। चौथा, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र की कार्य प्रणाली के बारे में समझाया जाएगा। और लास्ट में टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र। इस डीसी जनरेटर के बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन दो प्रकार की होती है, या तो मोटर होता है या तो जनरेटर होता है। मोटर वह इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और जनरेटर वह इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वह डीसी जनरेटर उसे कहते हैं जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डीसी के फॉर्म में पैदा करता है, उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनरेटर कहलाती है। यदि जनरेटर डीसी पैदा करती है तो डीसी जनरेटर कहलाती है। डीसी जनरेटर को डीसी मोटर की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र के भाग। क्या क्या भाग होते हैं डीसी जनरेटर के? सबसे पहले है बॉडी या योक, जो बाहरी हिस्सा होता है जनरेटर का, उसको बोलते हैं बॉडी या योक। फील्ड पोल, फील्ड पोल जो कि हमारे बॉडी से फिक्स होते हैं और फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा आर्मेचर होता है, जो घूमने वाला भाग होता है जिसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर होता है, इसका मुख्य काम यह है कि यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ब्रश, ब्रश कार्बन ब्रश के होते हैं या कॉपर ब्रश होते हैं, इसका इस्तेमाल कम्यूटेटर से धारा को कलेक्ट करने के लिए होता है। कूलिंग फैन, कूलिंग फैन का काम यह है कि जब जनरेटर हो या मोटर हो जो चलती है तो वह गर्म हो जाती है, उसको ठंडा रखने के लिए हम कूलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं। बियरिंग, जो कि शाफ्ट से अटैच होती है और उसको घूमने के लिए आसानी पैदा करती है। आई बोल्ट का काम यह है कि हम जनरेटर को एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। टर्मिनल बॉक्स लगे होते हैं जिसमें टर्मिनल्स निकले हुए रहते हैं और जिसमें हम सप्लाई को लोड से कनेक्ट कर सकते हैं। शाफ्ट और पुली अटैच होती है और बेड प्लेट होती है जिसमें हमारी मोटर की रेटिंग के बारे में पता चल सकता है या जनरेटर की रेटिंग के बारे में पता चल सकता है। दिष्ट धारा जनित्र की संरचना के चित्र, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यह एक दिष्ट धारा जनित्र है। इसकी संरचना इस प्रकार है, जैसे आप आर्मेचर बताया था मैंने, घूमने वाले भाग को हम आर्मेचर बोलते हैं। या चित्र में आप यह देख रहे हैं, यह आर्मेचर है, इसमें स्लॉट्स कटे हुए हैं, खांचे बने हुए हैं जिसमें हमने वाइंडिंग को रखा हुआ है, आर्मेचर वाइंडिंग। और वाइंडिंग के बारे में सबसे पहले हम बता दें कि वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को हम स्टेटर पे रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर पे रखते हैं। फील्ड वाइंडिंग का काम यह होता है कि वह चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, और आर्मेचर वाइंडिंग का काम यह होता है कि जब उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग।
ठीक है। जिस वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, और जो वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और यह भाग होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मुख्य कार्य यह है कि वह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगर जनरेटर है तो जनरेटर नॉर्मली इसमें जो हमारी धारा प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, वह एसी के फॉर्म में मिलती है, तो उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। और कम्यूटेटर में कई सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट को हम इंसुलेट करते हैं माइका से। और यहाँ पे कैपेसिटर देख सकते हैं आप, क्लैंप्स हैं और एंड कवर है जो कि दोनों तरफ से मोटर को कवर करता है। और यहाँ टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम सप्लाई लोड से कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार यह योक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। योक या बॉडीज को बोलते हैं, योक बोलते हैं जो आउटर पार्ट ऑफ द जनरेटर इज कॉल्ड द योक। जो बाहरी हिस्सा होता है उसी को हम बोलते हैं योक, जिससे हमारे फील्ड पोल्स फिक्स रहते हैं। और ब्रश गियर होता है, और यह है शाफ्ट है। और इसी प्रकार लैमिनेटेड फील्ड पोल है। फील्ड पोल जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं जिससे हमारी फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसको हम लैमिनेशन इसलिए करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, एडी लॉस को हम ताकि कम कर सकें। अब सबसे पहले बताते हैं आपको बॉडी या योक के बारे में। मशीन के बाहर वाले भाग को बॉडी या योक कहते हैं। जो बाहरी हिस्सा होता है मशीन का उसको हम योक बोलते हैं। या कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। अगर बड़ी मशीन है तो वह कास्ट स्टील की बनी होगी, और अगर छोटी मशीन है तो वह कास्ट आयरन की बनी होगी। यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करती है। मतलब कि यह अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट भी करती है और एक चुंबकीय बल रेखाओं के लिए एक रास्ता पैदा करती है, रास्ता प्रदान करती है। फील्ड पोल, इनका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है तथा सामान्यतः अधिकतम संख्या 8 होती है। यह लैमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनील्ड स्टील से बनाए जाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यह फील्ड पोल है और इनको भी लैमिनेशन किया जाता है ताकि हम एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर सकें। और ये भी एक सिलिकॉन स्टील या कास्ट स्टील की बनी हुई होती हैं ताकि इसके हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर किया जा सके, और लैमिनेट करते हैं ताकि इसके एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। और यह फील्ड पोल हमारे जो योक होते हैं उसमें फिक्स होते हैं। अगला है आर्मेचर। आर्मेचर वह भाग है जो घूमता है। इसका मतलब हम इसको रोटर कहते हैं या आर्मेचर बोलेंगे, बात एक है। रोटर पे जो वाइंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें हमारा विद्युत विभवांतर बल पैदा होता है, जिसमें हमको ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है। यह एक बेलनाकार भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर कोर के लैमिनेटेड होने से उसमें हिस्टेरिसिस लॉस तथा एडी करंट लॉस कम हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम उसको छोटी छोटी पत्तियों में बांट देते हैं और सभी पत्तियों को आपस में मिला देते हैं इंसुलेशन के थ्रू, तो वह तो उसकी वजह से हमारा एडी करंट लॉस कम हो जाता है। और जब हम एक अच्छे सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारी हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाते हैं। आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। जो हमारा आर्मेचर होता है उसमें खांचे बने होते हैं और उसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। आर्मेचर का मुख्य भाग कार्य चुंबकीय फ्लक्स को छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना होता है। आर्मेचर वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। आर्मेचर में मुख्यतः 2 प्रकार से वाइंडिंग दी जा सकती है। पहला है लैप वाइंडिंग, दूसरा है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर तथा वेव वाइंडिंग में 2 होती है।
आर्मेचर का चित्र इस प्रकार है। जैसा आप ये रोटेटर, जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर। ये रोटेटिंग पार्ट है, और ये जैसे देख रहे हैं ये स्टेटर पार्ट है, और यह आर्मेचर है, और यह शाफ्ट से जुड़े हुए रहते हैं, शाफ्ट पर कनेक्ट होते हैं। और यह देख सकते हैं यह ब्रश होता है, और यह कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ होता है, और इसको आप कम्यूटेटर कह सकते हैं, यह कम्यूटेटर होता है। यह एक प्रकार का आर्मेचर है। लैप वाइंडिंग, यदि मशीन से अधिक करंट और कम वोल्टेज की जरूरत हो तो आर्मेचर में लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इस वाइंडिंग में मशीन के पोलों की संख्या और वाइंडिंग में करंट बहने के पथ एक समान होते हैं। इसे पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। पथ बराबर पोल, इस वाइंडिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको अधिक करंट और लो वोल्टेज की जरूरत होती है, और इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वह नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। और इसकी वाइंडिंग इस प्रकार की जाती है कि अगर मान लीजिए हमने दो कॉइल ली और दोनों कॉइल को इस प्रकार वाइंड किया कि पहली कॉइल का एक सिरा एक सेगमेंट में आया और उस कॉइल का दूसरा सिरा उसके एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स में आया, उसके एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे हम उसको जोड़ देते हैं। उसी प्रकार जो कॉइल 2 है उसको इस प्रकार हम कनेक्शन करते हैं कि उसका स्टार्टिंग एंड और कॉइल 1 के फिनिशिंग एंड से जुड़कर कम्यूटेटर सेगमेंट्स के 2 पर आया, और उसका जो फिनिशिंग सिरा है कम्यूटेटर कॉइल 2 का उसको हम उसके बगल वाले कम्यूटेटर सेगमेंट्स में जोड़ते हैं। इसी प्रकार हम आगे इसी प्रोसेस को हम अपनाते हैं और हमारी ये लैप वाइंडिंग बनती रहती है। तो लैप वाइंडिंग में हमारा ये नॉर्थ पोल बना, ये साउथ पोल बना, तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी हम वाइंडिंग्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, उतने ही पैरेलल पाथ बनते जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ पोल्स बढ़ते जाएंगे, उतने ही हमको ब्रशेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ ब्रशेस होंगे। और यह है कम्यूटेटर। वेव वाइंडिंग, यदि मशीन से अधिक वोल्टेज और कम करंट की जरूरत हो तो आर्मेचर में वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इस वाइंडिंग में करंट के बहने के रास्ते हमेशा दो ही होते हैं, इसलिए इस तरह के जनरेटर में हमेशा दो ही कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। इसका जो पैरेलल पाथ होता है वह 2 के बराबर होता है, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर नंबर ऑफ पोल्स। तो जितने ध्रुवों की संख्या होती है उसके पैरेलल पाथ के बराबर होती है। इसमें हम इस प्रकार वाइंडिंग करते हैं कि कॉइल 1 के स्टार्टिंग सिरे को एक तरफ जोड़ा और कॉइल 2 के स्टार्टिंग फिनिशिंग सिरे को कॉइल 2 की स्टार्टिंग सिरे के साथ जोड़कर दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में जोड़ दिया। इसी प्रकार हम इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो करंट की दिशा होती है वह इस प्रकार होती है कि A to B फ्लो करती है, फिर इस प्रकार यहाँ फ्लो करते हुए फिर कॉइल 2 के स्टार्टिंग सिरे से होते हुए कॉइल 2 के फिनिशिंग सिरे से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। उसी तरह हमने जितने भी कॉइल्स की वाइंडिंग करते हैं उसके एक सिरे को इस तरफ जोड़ते हुए जाते हैं और दूसरे सिरे को इस तरफ जोड़ते हुए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार यह सीरीज वाइंडिंग जैसी बनती है, इसलिए इसको हम सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। और इसमें ब्रशेस का इस्तेमाल हमेशा 2 होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 के बराबर होते हैं, और इसमें जो पोल्स होते हैं वह भी 2 बनेंगे। कम्यूटेटर वह भाग होता है जो कि आर्मेचर से जुड़ा हुआ रहता है, और ये कम्यूटेटर सेगमेंट से बने हुए होते हैं। कम्यूटेटर का मेन काम होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। अगर जनरेटर है तो वह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और डीसी सप्लाई देता है। अगर वह मोटर है तो बाहर की एसी सप्लाई को वह डीसी में पहले परिवर्तित करेगा, फिर मोटर में पास करेगा। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच माइका इंसुलेशन लगा होता है। कॉइल के सिरे को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं। यह हार्ड ड्रॉन कॉपर की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। सेगमेंटों के बीच में माइका भरा रहता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है।
इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में प्रदान करना होता है। इसे स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, यह आर्मेचर हो गया जिसमें हमने आर्मेचर वाइंडिंग रखी है और हर आर्मेचर वाइंडिंग के दो सिरे को हम कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ देते हैं। वो डिपेंड करता है उसका कनेक्शन हम लैप वाइंडिंग में कर रहे हैं या वेव वाइंडिंग में कर रहे हैं। अगर हमको हाई करंट और लो वोल्टेज का इस्तेमाल करना, लो वोल्टेज के लिए चाहिए होता है तो हम लैप वाइंडिंग करेंगे। अगर हमको हाई वोल्टेज और लो करंट कैसे लो वोल्टेज चाहिए होता, हाई वोल्टेज और लो करंट चाहिए होता है तो हम वेव वाइंडिंग करेंगे। और यह कम्यूटेटर होता है और ये कम्यूटेटर सेगमेंट माइका इंसुलेशन से जुड़े हुए होते हैं और यह कम्यूटेटर शाफ्ट पर स्थापित किया होता है। ब्रश, यह कार्बन का बना होता है। बड़ी क्षमता के जनरेटर में ब्रश कॉपर और कार्बन के मिश्रण का बना होता है। कार्बन के बने ब्रश नर्म और स्वयं लुब्रिकेटिंग होते हैं तथा उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। ब्रश के द्वारा ही करंट बाहरी पथ को भेजा जाता है। यदि लोड करंट बढ़ जाए तो ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। ब्रश का मेन काम है आर्मेचर से कम्यूटेटर के थ्रू करंट को कलेक्ट करना और लोड तक सप्लाई कर देना। और यह कार्बन ब्रश या कॉपर ब्रश का बना हुआ होता है। अगर इसमें लोड करंट बढ़ जाती है तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ का नियम, जनरेटर के कार्य सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले उसके सिद्धांत को उसके फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम को समझना जरूरी है। इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के इस्तेमाल से हम उसके किसी भी चालक में ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यदि दाएं हाथ की प्रथम दो उंगलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो दूसरी बीच की उंगली उसे चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। यानी कि आप चित्र में जैसा देख रहे हैं, यह नॉर्थ पोल है और यह है साउथ पोल और यह है एक चालक। जब नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, चुंबकीय रेखाओं का जो दिशा होगी वह नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो जो हमारी यह पहली उंगली होगी वह चुंबकीय रेखाओं की दिशा को इंगित करेगी और जो चालक है वो उसका जो बल लग रहा है वह ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसलिए हमने अंगूठे को ऊपर की तरफ दर्शाया है। तो उसी प्रकार जब तीनों उंगली को हम आपस में समकोण रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे, तो जो बीच वाली उंगली होगी उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि उसकी दिशा इस तरफ होगी जिस तरफ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। यही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दर्शाता है, बताता है। दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, डीसी जनरेटर या डायनामो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हम किसी चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस चालक में हम बल देते हैं तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसमें हम फोर्स देंगे तो उस चालक में, उस कंडक्टर में हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जैसा आप या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है और इसमें क्या होता है, यह आर्मेचर है। हमने आर्मेचर को इस प्रकार रखा कि हमने जो फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ हुआ है और नॉर्थ टू साउथ फील्ड का डायरेक्शन है और जो इसका मोशन है वह अपवर्ड है। तो हमने करंट की दिशा को जब ज्ञात किया तो वह इस प्रकार हुआ कि उसका डायरेक्शन A to B होगा और इस प्रकार इस C to D में
इसमें इस C2D कंडक्टर C2D होगा, तो यह कम्यूटेटर इससे जुड़ा हुआ होता है और यह कम्यूटेटर ब्रश से जुड़ा हुआ होता है, ब्रश लोड से जुड़ा हुआ होता है, जिससे हम करंट की दिशा जिससे हम करंट को सप्लाई कर सकते हैं लोड पर। डिस्क धारा जनित्र की कार्य प्रणाली। डीसी जनरेटर या डायनामो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उस चालक को हम गति देते हैं, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल पैदा होता है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। डिस्क धारा जनित्र की कार्य प्रणाली का चित्र। अब यह दो चित्र से हम आपको बताएंगे कि डिस्क धारा जनित्र की कार्य प्रणाली या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। सबसे पहले केस में क्या हुआ कि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हुआ और जो इसका जो बल लग रहा है कंडक्टर का वह डाउनवर्ड लग रहा है, तो फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो करंट की दिशा होगी वह B to A होगी और इस कंडक्टर में करंट की दिशा जो होगी वह D to C होगी। और यह कम्यूटेटर से यह कंडक्टर या आर्मेचर कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े हुए होते हैं और यह कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश R1 ब्रश R2 से जुड़े हुए हैं, B1 और B2 से जुड़े हुए होते हैं और यह ब्रश लोड से कनेक्ट हुए होते हैं। लोड P2Q करंट हमारी फ्लो करती है। जब इसमें धारा बहेगी तो C to D to C और B to A से बहते हुए P2Q की तरफ बहेगी, यानी कि इस केस में करंट की दिशा P2Q है। और जब दूसरे केस में जब यह पूरा 180 डिग्री हमारा यह आर्मेचर रोटेट कर जाएगा, तो पहले केस में करंट की दिशा D to C थी इस कंडक्टर में और इस कंडक्टर में B to C थी। जब यह 180 डिग्री रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग दाएं हाथ के नियम के अनुसार फिर हमारे इसी कंडक्टर में C to D में करंट की दिशा बदल जाती है और A to B कंडक्टर में करंट की दिशा परिवर्तित हो जाती है। परंतु कम्यूटेटर के इस्तेमाल की वजह से हमको जो करंट की दिशा मिलती है वह सेम P2Q मिलती है। इस प्रकार हमको एक ही दिशा मिलती है कम्यूटेटर को यूज करने की वजह से। डिस्क धारा जनित्र के प्रकार। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्साहित डीसी जनरेटर। दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, स्वयं उत्साहित डीसी जनरेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला सीरीज बाउंड जनरेटर, दूसरा शंट बाउंड जनरेटर, तीसरा है कंपाउंड बाउंड जनरेटर। अब इसको हम अलग अलग समझते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्साहित डीसी जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। यानी कि हमको जो फील्ड पोल्स को हम एक्साइट करते हैं वो एक सेपरेट डीसी सोर्स से एक्साइट करते हैं। इसमें उत्तेजित वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम होता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत विभवांतर बल पैदा कर सकती है। जहां कम वोल्टता तथा उच्च करंट की आवश्यकता हो तथा क्षेत्र करंट की नियंत्रित करना पड़ता हो, वहां इस प्रकार का जनरेटर प्रयोग होता है। विद्युत लेपन, धातु शुद्धिकरण इत्यादि में प्रयोग होता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, मेटेलिक प्यूरिफिकेशन में करते हैं। अब ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का ये चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं यह आर्मेचर है और आर्मेचर को हमने लोड के सीरीज में जोड़ा हुआ है और जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है उसको हमने सेपरेट एक्साइट किया है, अलग से उत्साहित किया है। ठीक है, अब यह देख रही है फील्ड वाइंडिंग है जो कि पतले तार से और कई लपेट से बनी होती हैं और इसको हम डीसी सोर्स
देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। और इसमें क्या होता है, जब इसकी फील्ड वाइंडिंग की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इस आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और जब इसमें बल दिया जाता है तो इस आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो करंट पैदा होती है आर्मेचर करंट, वह लोड में सप्लाई होती है, लोड में जाती है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, स्वयं उत्साहित डीसी जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड पोल्स की उत्तेजित करने के लिए बाहर विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। इसमें मतलब हम फील्ड पोल्स के लिए हम एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं देते हैं। जो करंट हमको आर्मेचर से मिलती है वही करंट फील्ड पोल्स को एक्साइट करती है। यह भी दो प्रकार की होती हैं। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। ये युक्ति डायनामो आदि छोटे जनरेटर में होती है। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र वाइंडिंग के संयोजन विधि के आधार पर ये जनरेटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, जिसमें हमने परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। इसमें क्या होता है कि हम वाइंडिंग करते हैं और उसमें हम सप्लाई देते हैं, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वह आर्मेचर के कंडक्टर्स को कट करती है, तो वह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। स्वयं उत्साहित डीसी जनरेटर का चित्र इस प्रकार है कि इसमें जो शंट फील्ड है और जो आर्मेचर है उनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और शंट फील्ड के सीरीज में हम एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं कि जिससे हम के वोल्टेज को वेरी कर सकें, क्योंकि अगर हम इसके वोल्टेज को वेरी करेंगे तो इसमें जो करंट की मात्रा होगी वह भी वेरी होगी, जिसकी वजह से हम उसकी फील्ड को वेरी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हमारी स्पीड कंट्रोल में काम आती है। अब शंट जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं। सीरीज बाउंड जनरेटर, इस जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, आर्मेचर, सीरीज फील्ड और लोड को आपस में एक साथ जोड़ दिया है सीरीज में। सीरीज फील्ड जो होती है उसके जो तार होते हैं वो मोटे होते हैं और कम लपेट के बने हुए होते हैं, और इस जनरेटर का इस्तेमाल हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं, एज अ बूस्टर इसका इस्तेमाल हम करते हैं, और आदि और भी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है शंट बाउंड जनरेटर, इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में संयोजित होती है। जैसे कि आर्मेचर और शंट फील्ड आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, उनका पैरेलल कनेक्शन लोड में हम कनेक्ट करते हैं। आर्मेचर की जो करंट होती है उसका कुछ पार्ट शंट फील्ड में जाता है शंट फील्ड को एक्साइट करने के लिए, और कुछ पार्ट उसका लोड करंट में चला जाता है। और शंट बाउंड जनरेटर को कभी हम लोड पर नहीं स्टार्ट करते हैं, उसको हम नो लोड पर स्टार्ट करते हैं। जब सप्लाई आने लगती है तो हम उसको लोड से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने पहले ही इस लोड पे स्टार्ट किया तो जो शंट फील्ड को जो करंट चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और यह एक कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर भी होता है जिसको हम बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है कंपाउंड वाउंड जनरेटर। जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग के 2 भागों में विभक्त कर एक भाग की आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे भाग को उसके समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट में क्या होता है कि शंट फील्ड को आर्मेचर फील्ड से शंट फील्ड को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ते हैं, फिर उनका जो कनेक्शन होता है उनको हम सीरीज
फील्ड में जोड़ देते हैं, फिर उसको हम लोड के सीरीज में जोड़ देते हैं। और जो लॉन्ग शंट जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड को से आपस में सीरीज के जोड़ के उसके कनेक्शन को हम शंट फील्ड के पैरेलल में जोड़ते हैं, फिर उनके कनेक्शन को हम लोड के पैरेलल में जोड़ देते हैं। यह होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। और जो हमारा कंपाउंड जनरेटर होता है वह भी डिफरेंशियल कंपाउंड होता है। एक कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है। जो डिफरेंशियल कंपाउंड होता है उसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड विपरीत दिशा में होती है, और जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है उसमें शंट फील्ड की दिशा और सीरीज फील्ड की दिशा एक ही दिशा में होती है, दोनों की फील्ड ऐड हो जाती है। प्रशिक्षण का सारांश। आज आपने दिष्ट धारा जनित्र की संरचना, कार्य सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली, दिष्ट धारा जनित्र के प्रकार के बारे में जाना। ये जो पढ़ाया गया इसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किताब मेहता गुप्ता से प्राप्त कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रीशियन थ्योरी अरिहंत पब्लिकेशन से भी प्राप्त किया जा सकता है। आज मैंने आपको डीसी जनरेटर की संरचना, कार्य सिद्धांत, कार्य प्रणाली और उसके प्रकार के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।